हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आप क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट्स यानी चैप्टर्स केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सेकंड पार्ट्स को, जिसमें हम लोग एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस लाइव क्लासेस में देखे थे। और उसमें भी यही एक कंडीशन आई थी कि जो मेरे कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा था। और मेरा कंडीशंस ये है कि जो रिक्वेस्टेड यानी कि मांग की गई चैप्टर्स, टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस होगा, उसके लिए लाइव क्लासेस तभी आएंगे जब आपका बंच ऑफ ग्रुप होगा। एक ग्रुप होगा आपका कि मिनिमम उसमें क्लास लायक यानी कि क्लास जितना बच्चे होने चाहिए। और वो हमको कैसे पता चलेगा? तो आप हमारे जब व्हाट्सएप मैसेज पे अपना नाम और क्लास भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमको लाइव में चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस लाइव में आएगा। इसका भी फर्स्ट पार्ट्स गया है, ऐसे 9th क्लास में भी हुआ है, 9th क्लास के भी गया, उसमें भी नहीं हुआ। मांग तो की गई थी कि ये किया जाए, नहीं प्रेजेंस हुई तो वो भी वीडियो से जाएगा आप, और आपके साइंस भी वीडियो से जाएंगे। और जो हमारे शेड्यूल्स में लाइव क्लासेस है वो लाइव क्लासेस आते रहेंगे। तो चलिए आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। और हमें अपना नाम और क्लास भेज दीजिए किस पे? 9934596600 व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ग्रुप बनेगा आपका ग्रुप। जैसे ही 40 एंड अबव 40 होगा, आपके लिए लाइव क्लासेस फिक्स हो जाएगी। और लाइव क्लास आने पे वो सारे लोग जो हमें ग्रुप्स बनवा रहे हैं वो क्या होने चाहिए? प्रेजेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यू रहेगा। अन्यथा आप इस पे अपने सिंगल क्वेश्चंस हो, सिंगल पॉइंट्स हो, या कोई टॉपिक्स हो, या फिर कोई चैप्टर्स हो, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके लिए वीडियो से आपको सॉल्यूशंस उसका या उसका निदान मिलेगा। तो चलिए हम लोग एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 2 पार्ट्स को उसको देख चुके थे, इवोल्यूशंस ऑफ गैस और चेंज इन कलर। अभी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला जो टॉपिक होगा, ये केमिकल रिएक्शंस में एविडेंस ऑफ रिएक्शंस करके आपका क्वेश्चंस होगा। और उसका तीसरा पार्ट्स है चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसके लिए बड़ा ही सुलभ एक तरीका है और बड़ा इजी तरीके से वो सारे मटेरियल आपको घर में मिल जाएंगे, दुकानों से मिल जाएंगे, या आपके घर का जब भी पेंटिंग वगैरह होता होगा उस वक्त ये हुआ है। और इसको आप देखते समझते पता चल जाता है। क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे और बीकर लेकर उसमें पानी ले लेंगे, ठीक है। और अगर संभव हो तो थर्मामीटर ले लेंगे और उस बीकर समेत पानी का, और टच करके भी देख लेंगे, पानी का टेम्परेचर ले लेंगे। सपोज कीजिए कि वो उस वक्त वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब टच करके भी देख लेंगे तो आपको लगेगा कि वो पानी का जो नॉर्मल है टेम्परेचर है वैसा ही लगेगा। अब उसमें आप सेलेक्ट टाइम लेंगे, यानी कि खौड़ी चूना जिसको कहते हैं, सेलेक्ट लाइन उसको कहते हैं, सेलेक्ट लाइन स्टोन भी उसको कहते हैं, तो ले लेंगे। और उसके बाद उसको पानी में डाल देंगे। और पानी में जैसे ही डालेंगे आप चीज़ देखेंगे एक चीज़ को कि वहाँ से गैस, धुआं के जैसा कुछ निकलता है, ठीक है। और अगर थर्मामीटर नहीं रखे हैं तब उसमें क्या करेंगे कि टच जो करके देखे थे, आप फिर से उसको टच करके देखेंगे तो ये पूरा पॉट आपको पहले से ज़्यादा हॉट महसूस कराएगा। कम मात्रा में तो कम आपको हॉटनेस हो गई, बड़ी मात्रा में देखेंगे तो बड़ी मात्रा में आपको हॉटनेस मिलेगा। अगर उसमें हाथ डाल दें और ज़्यादा मात्रा में हो तो आपके हाथ को खौंदाड़ देगा, यानी कि जला देगा, इतना गर्म हो जाता है। मतलब पहले से इसमें टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा। अब ये 30 की जगह मान लो छोटे मात्रा में लिए हैं तो 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 0.2 डिग्री इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो गया। और वो एक एविडेंस होगा कि चेंज इन टेम्परेचर से हम पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया।
अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ जो सेटल डाउन मिलेगा हार्ड ग्लास बीकर्स में, तो वो मिलेगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड्स के रूप में नीचे बैठी हुई बुझी हुई चूना, और आपको एक स्लेक लाइम वाटर मतलब मिल्की वाटर्स के रूप में एक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है केमिकल वो टेम्परेचर्स के द्वारा भी डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे क्या इसमें कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर। क्विक लाइम जो है वो स्लैक लाइम स्टोन में बदल जाएगा और साथ में आपको एक सॉल्यूशंस मिलेगा जो कि दीवारों पे लगाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो वो चेंजेज आपको दिखाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर्स में आपको वो एविडेंस है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा CaO सॉलिड फॉर्म में रहेगा जो कि खड़ी चूना है, और H2O लिक्विड्स में होगा जो पानी का कहा गया। जब ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये फॉर्म सॉलिड्स का होगा, अब इसको बुझी हुई चूना भी कह सकते हैं। और यहाँ पे -65.2 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट जनरेट होगा। माइनस किया है दिया है मतलब जनरेट होगा, प्लस का साइन लगाएगा मतलब उसमें यूज्ड होगा। और कहाँ यूज होता है, तो यूज्ड होता है जैसे आप ग्लूकोज पानी में घोलते हो तो पहले पानी को टच करोगे तो वो जितना गर्म था ग्लूकोज घोल दोगे उससे ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लस में आएगा क्योंकि वो प्लस हो जाता है, वहाँ पे यूज हो जाता है टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर रिलीज हो जाता है, हीट रिलीज हो जाता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म बेरियम क्लोराइड अमोनियम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर फॉल इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा। पहले से जो हीट था, अगर आप थर्मामीटर रखे होंगे तो पहले जो दिखा रहा था बाद में उससे कम दिखाएगा इस रिएक्शंस में। तो फॉल डाउन या रेज टेम्परेचर जो होगा वो चेंज ही कहलाएगा, और वो चेंज इन टेम्परेचर से ये कैरेक्टराइज्ड होगा केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट ये इसका सॉल्यूशन इक्वेशन दिया है। अब आएगा चेंज इन स्टेट। ये तो रोज़ आप देखते हैं, रोज़ देख सकते हैं, कर सकते हैं, गौर से देखेंगे। कैंडल है, कैंडल को जला देते हैं। कैंडल को जब लाए तो वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब उसमें बर्न करते हैं उसको तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या इकट्ठा होने लगता है, वो लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, पिघलता है, और हीट की वजह से वही लिक्विड गैस के रूप में वो धागे पे चढ़ता है धीरे धीरे लिक्विफाइड गैस के रूप में, और वहीं जलता है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड और गैस में जो चेंज होता है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट कैरेक्टराइज्ड, ये एविडेंस दे रहा है कि चेंज इन स्टेट से ये रिएक्शंस फॉर्म हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये देखिए यहाँ का सॉलिड वैक्स था, लिक्विड में हुआ, वेपर में हुआ, और वहीं जल रहा है, टेम्परेचर्स भी है, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कैंडल्स में ही मिल जाएंगी। और ये कैरेक्टराइज करेगा कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हो रहा है बाय चेंज इन स्टेट। ये आपको एग्जांपल्स में पूछता है, एविडेंस में पूछेगा तो ये पांचों नाम ले लेंगे, चारों पांचों नाम ले लेंगे, प्रेसिपिटेट पांचवा आएगा, नाम ले लेंगे, हम केवल उतना ही लिख देंगे। लेकिन एग्जाम्पल में पूछेगा तो ये एग्जाम्पल जो हम
एक्टिविटीज़ में दिखा रहे हैं वो आपको लिखना होगा। डिस्क्रिप्शंस में पूछेगा तो आपको इस तरह डिस्क्राइब करना होगा। फिगर बनाए या ना बनाए आपको स्टेटमेंट ज़रूर लिखना पड़ेगा कि द कंबशंस रिएक्शंस ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस which is solid wax converts into water as liquid and carbon dioxide as gas। ये लिखना पड़ेगा अगर डिस्क्रिप्शंस में आए तो, और नहीं तो केवल नाम लिख देंगे कि एविडेंस ये 5 है, जिससे प्रूव्ड होता है कि उन जिसके हम एविडेंस दे रहे हैं वो कैरेक्टराइज करता है कि रिएक्शंस हुआ वो और केमिकल था। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? तो दो रिएक्शंस करते हैं और फॉर्मेशन, दो किसी सब्सटेंस का हम रिएक्शंस करवाते हैं उनके बीच में, और फॉर्मेशंस में एक प्रोडक्ट ऐसा मिलता है जो पानी में घुल ही नहीं सकता। जितना भी आप कोशिश कीजिए वो पानी में नहीं घुलेगा। ऐसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे अगर हम पोटासियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट को मिला है तो पोटासियम नाइट्रेट एक जलीय घोल बनेगा, जबकि मैंने एक्वस बनेगा, घोल उसका मिलेगा, जबकि लेड आयोडाइड क्या मिलेगा? येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसको आप लाख चाहें वो पानी में घुल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा कि रिएक्शंस बिटवीन aqueous lead acetate and aqueous potassium iodide is characterized, the reactions will be done which is chemical reactions। इसके अलावा लेड एसीटेट है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है, इनसे भी ये जो बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनेगा, और ये लेड सल्फेट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अभी तक अपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में लाइव क्लासेस में देखा था। एविडेंस में उसमें 2 पार्ट्स देख चुके थे, उसके 5 एविडेंस के देते हैं, उसमें से 2 एविडेंस हम लाइव क्लासेस में दे दिए थे। 3 एविडेंस आपने यहाँ देखा। ये इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस की रिएक्शंस की ये परिचय हुआ, यानी कि उनके इंट्रोडक्शंस हुआ। अब उसके बाद उनका इंट्रोडक्शंस है कि उनको जो बार बार हम इक्वेशन में दिखा रहे हैं तो वो इक्वेशंस भी उनके साथ होता है। हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो चलिए इक्वेशंस में क्या है कि द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स एंड फार्मूलाए ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नॉन एज अ केमिकल इक्वेशन। जो स्टेटमेंट हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको जब सिम्बोलाइज्ड करके हम लिखते हैं या रिप्रेजेंट्स करते हैं उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब हमने लाइव क्लासेस में केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट्स किया था, यानी कि उसको लाए थे, तो फर्स्ट पेज में ही मतलब सबसे पहले हमने एक मैपिंग दिखाया था, जिस मैपिंग में पूरे इक्वेशंस के हमने डिफाइंड कर दिया था, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। अगर उस मैप को भी आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग नए हैं वो देख लेंगे पीछे जाकर लाइव क्लास वाले, तो इक्वेशन के सारे पार्ट्स को उस मैप से ही लिख सकते हैं। यहाँ ये ज़रूर होगा कि यहाँ से आप कॉपी करके छापेंगे और वहाँ से समझ के अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। तो उस केमिकल रिएक्शंस को जो हम अभी तक बोल रहे हैं उसको सिंबल या नंबर से रिप्रेजेंट्स करेंगे, एडिशन और एरोज से रिप्रेजेंट्स करेंगे, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ये स्टेटमेंट लिखे हैं कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कह रहा है कि जिंक मेटल को हमने रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमें रिएक्टेंट में क्या मिला? जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिला हमको। तो ये जो हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट मिला,
जो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा था उसी को हमने सिंबलाइज किया तो ये इक्वेशन बन गया। अगर इसको वर्ड्स इक्वेशंस में लिखते तो ये वैसा होता है जिंक मेटल। अच्छा है, यहाँ पे ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख दिया जिंक और यहाँ पे लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, एरो लगाया और यहाँ पे लिखेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हालांकि आगे बताएंगे कि इसको बिल्कुल क्लियरली और ईजिली हम रिप्रेजेंट्स करें, इसके लिए एक मोर इन्फॉर्मेटिव हो, इसके लिए इनको हम क्या करते हैं, नाम से देते हैं। जिंक जो था मेटल है, यानी कि ये सॉलिड में था। ठीक है, और ये एसिड्स है, यानी कि ये लिक्विड में था, डाइल्यूट था। ठीक है, लिक्विड में था तो एल इस्तेमाल किया। यहाँ जो मिला ये सॉलिड मिला, या एक्वस, कई बार ये एक्वस में मिलता है, सॉलिड मिला और यहाँ पे ये गैस मिला। ये इनकी प्रेजेंटेशंस हो गई। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशंस इसमें दिखाना है कि ये मेटल सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये सॉलिड था और ये गैस था। ये मोर इन्फॉर्मेटिव में होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब भी क्या है कि जो स्टेटमेंट हम देते हैं उस स्टेटमेंट को हम सिंबल, और सिंबल मतलब लेटर्स एंड नंबर्स, लेटर टाइप ऑफ एटम्स को और लेटर सब्सक्रिप्ट और कोफिशिएंट को, यानी कि रेशियो ऑफ एटम्स और रेशियो ऑफ मोल्स को यहाँ पे दिखाएगा। अब आते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, इसी को हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, वो इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे आ गया कि बैलेंस और नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आइए एक बोल लेते हैं। कंसीडर ए रिएक्शन, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। आई इसको हम लोगों ने लिखा था Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, हालांकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे हो, लेकिन अभी बता देते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री की थ्योरी में पढ़ा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलोड हो, इसके लिए आपको जितना मास यहाँ जिस एटम्स का यूज़ किया गया है उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, और ऐसा मिलता है तो वो बैलेंस है, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो ऑन बैलेंस है। तो इसको आप बता सकते हैं कि बैलेंस है कि ऑन बैलेंस है। पहुँच करके आप सोच लें अपने दिमाग में। हम कह देते हैं कि ये बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक जिंक था, यहाँ भी एक जिंक है। SO4 यहाँ पे एक ही मोल था और एक ही मोल यहाँ भी है। H2 यहाँ पे भी मतलब हाइड्रोजन 2 था और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं। अब ये जैसे है सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए इसका, और इसमें आप देखोगे कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी इसमें एटम्स है वो सारे क्या होने चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। कैसे होगा कि जितने टाइप्स के भी एटम्स लेफ्ट यानी कि रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में हमें चाहिए। तो यहाँ एक जिंक है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है, और ये ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड ही है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि कंसीडर एन अनदर रिएक्शन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर।
अब इसको कंसीडर करें तो ये कहता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन मतलब H नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 बनाया है वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब यहाँ पे हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, अब ये 2 2 है बराबर है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं 1, ये बराबर नहीं है। तो ये हो गया ऑन बैलेंस या स्केटलन रिएक्शंस इक्वेशंस। ठीक है, चलिए आगे क्या आता है उस पर देखते हैं हम लोग। ये लिया गया है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हुआ इसका, लेकिन ये क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर्स एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कि यहाँ फॉलो नहीं होता है। तो अब फॉलो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अभी मैंने कहा कि जो ये इक्वेशन में, हालांकि पहले भी कह चुके हैं लाइव क्लासेस में कि इक्वेशन में ये सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पीछे नीचे जो ये नंबर लगाते हैं तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये क्या दर्शाता है कि इस मॉलिक्यूल्स में उस नंबर का, उस एलिमेंट्स का रेशियो क्या है। जैसे यहाँ तो सिंगल सिंगल है तो अपने ही रेशियो में वो है, लेकिन यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के 1 है, तो इनकी रेशियो इस तरह से नहीं पता की जाती है, इनको रेशियो मास से की जाती है। तो इनका मास 2 होगा और इसका मास 16 होगा और ये टोटल का मास 18 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 1 होगा। ये कैसे पता चला है, तो ये सब्सक्रिप्शन से पता चला है, सब्सक्रिप्ट से पता चला, यानी जो नंबर लगा है। लेकिन अगर वो ऑन बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है यूनिक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा वो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, ऐसा नहीं कि 3 हाइड्रोजन कर देंगे वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहेगा, वो deuterium हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ये फॉर्मेशन इसका नहीं चेंज कर सकते। तो इसके नंबर ऑफ मोल से हम कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ हमने 2 ले लिया और यहाँ 2 लगा दिया। ये कैसे बैलेंस करेंगे ये हम लोग आगे की पेज में देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ 2 2 लगा लिए। अब कैलकुलेशन कीजिए कि यहाँ पे कितने कितने एटम्स हो गए। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 4 हो गए। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। और प्रोडक्ट में देखिए पीछे लगा हुआ है, मतलब ये सब में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो H2 में हुआ तो 4 हो गया, वो अकेले है तो वो में होगा तो वो 2 है। ठीक है, अब देखिए 4HO2, अब 4HO2 प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में अब इक्वल हो गए। तो ये वाला जो टर्म्स हुआ 2H2 प्लस O2 डैट इज फॉर्म्ड 2H2O, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स react with 1 mole of oxygen molecules forms 2 mole of वाटर molecules। ठीक है, तो ये अब जो लिखा हुआ है 2H2 प्लस O2 एरोज 2H2O, ये हो गया बैलेंस। अब ये मास को भी फॉलो करता है। यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 ग्राम और 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32 ग्राम, टोटल कितना हो गया 36 ग्राम। और यहाँ पे भी वही हो गया कि वाटर का था 18, अभी जिस पहले किया था हम लोगों ने दोनों मल्टीप्लाइड किया 36 ग्राम, यानी दोनों तरफ जो मास है इक्वल हो गया, तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ फॉलोड हो गया। तो ये होता है बैलेंस इक्वेशंस, और इसके पहले जो था वो अनबैलेंस इक्वेशन था। चलिए नेक्स्ट, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब चलिए इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या क्या करते हैं। द
chemical reactions are balanced to satisfy the law of conservation of mass in chemical reaction. Matter can neither be created and nor be destroyed in chemical reactions. कोई भी मैटर्स है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसको रिवॉर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे के फॉर्म में। उसके अरेंजमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। The process of making the number of different types of atom equal on both sides of an equation is called balancing the equation. दोनों साइड्स में जो हम जितने डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स है उनको इक्वेट करने वाली प्रोसेस को बैलेंसिंग द इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स वहीं लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन इक्वेशन टू वाटर, ये इक्वेशंस है, ये ऑन बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ 4 ग्राम और प्लस यहाँ 32 ग्राम, यहाँ पे है 36 ग्राम, लेकिन यहाँ पे वाटर का हमने निकाला था ये होता है 18 ग्राम। हालांकि ग्राम से मतलब AUM है जो कि यूनिट से उसके लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन जनरल्स हम लोग ग्राम यूनिट्स एटॉमिक यूनिट्स पढ़ते हैं इसलिए उसको ग्राम लिख देते हैं। ये वेट करने पे एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 18 ग्राम हो ही नहीं सकता, ठीक है। 18 ग्राम्स में कई लाख मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन उनके भाषा में वो ग्राम्स में हम लोग जी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ 36 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 18 ग्राम। ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑन फॉलोड करता है, तो ये सही नहीं है, ये अनबैलेंस हो गया। और यहाँ जैसे कि हमने कहा था कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसके कोफिशिएंट को बदलेंगे, यानी कि इनके क्या करेंगे, मोल्स को बड़ा या छोटा करेंगे। तो हम तो छोटा कर नहीं सकते क्योंकि बटे में नहीं ले सकते, तो बड़ा ही करेंगे। तो इसको 1 मोल था 2 मोल कर दिया, ये भी 1 मोल था 2 मोल कर दिया। अब बराबर हो गया 4 4 2 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। इन 3 वे केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। अब केमिकल इक्वेशंस को एक तो बैलेंसिंग करना था और दूसरा उसको मोर इंफॉर्मेटिव भी बनाना है, यानी कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस आ सके। बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, क्या करेंगे, इसके फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को लेकर हम क्या कर सकें, इंडिकेशन कर देंगे। जैसे कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन लिक्विड है, एक्वस है, या अदर जो भी फॉर्म हो, जैसे प्रेसिपिटेट तो PPT लिख देते हैं, ठीक है। तो ये उनके फिजिकल स्टेट को लिख देते हैं, इंफॉर्मेटिव होता है। बैलेंस कर देते हैं, जो पीछे बताया गया कि बैलेंसिंग कर देते हैं। गिविंग द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स विच एडेड व्हेन रिएक्शंस टू टेक प्लेस, और उनका नाम लिख देते हैं कि वो कौन कौन सा था। जैसे कि अब यहाँ पे हम अगर लेते हैं तो ये हो जाता कि ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है। ये नाम भी लिख देते हैं। ये गैस था, ये गैस था और ये लिक्विड है। ये फिजिकल स्टेट हो गया, ये उनके नाम हो गए और यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया है। अब ये मोर इन्फॉर्मेटिव और करेक्ट इक्वेशन हो गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पहले इंडिकेट करेंगे फिजिकल्स, नाम भी लिखेंगे, बैलेंस भी करेंगे। चौथा है कि बाय इंडिकेटिंग हीट एक्सचेंज टेक प्लेस इन द रिएक्शंस, उसमें हम जैसे कि पीछे हमने दिखाया था, तो टेम्परेचर्स की वजह से जो चेंजेज होते हैं उसका एविडेंस, उसमें प्लस या माइनस ये हीट के सिंबल है, तो उसको प्लस में या माइनस में। मैंने कहा ना कि अगर प्रोडक्ट में माइनस लगता है मतलब हीट रिलीज हो रहा है,
और प्लस लगता है रिएक्टेंट में, मतलब कि हीट क्या हो रहा है, लग रहा है, ये रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट में अगर प्लस आया तो रिलीज्ड और माइनस आया तो ऑब्जॉर्ब्ड। और जब ऑब्जॉर्ब्ड होने वाला होगा तो उसके लिए ये जो एरो लगा रहता है उस पर ये सिंबल लगा देते हैं। इसके अलावा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, और कंडीशन मतलब कि वो अंडर इतने टेम्परेचर्स या फिर बंद कमरे में या किसी कैटलिस्ट के द्वारा। कैटलिस्ट वो जो घी में आग होता है, सॉरी आग में घी होता है, लोग कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करते हैं। आग में जैसे घी डालते हैं क्या वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, अब पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। तो आग जलने के लिए जो दो कंडीशंस किए गए, घी डाला गया और पानी डाला गया, तो एक में रिएक्शन स्लो हुआ, एक में फास्ट हुआ। तो वो इस टाइप्स के जो भी हम लेते हैं सब्सटेंस, उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव्स, मोर इन्फॉर्मेटिव्स हो आपका केमिकल इक्वेशंस, तो उसको इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, ये केमिकल फार्मूला है, ठीक है, यानी कि केमिकल इक्वेशन है, और इसमें पूरी तरह से ये दिखाया गया है। और इसमें आपके ये जो नाम दिखाया गया है ये इन्फॉर्मेटिव्स के लिए, लेकिन बस इतना आपका इन्फॉर्मेशन क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी जानकारी के लिए ले लेते हैं कि ये जो दिखाया गया है स्टेट ऑफ मैटर है, कौन कौन सा, GgL, ठीक है, और ये वाटर का केमिकल फार्मूला है, ये 2, और यहाँ 2 जो लगा है ये कोफिशिएंट है जो कि नंबर ऑफ मोल को इफ़ेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पहले 1 मोल्स था, अब 2 मोल्स हो गए थे दोनों, ये 1 का 1 ही रहा। लेकिन इनके नीचे जो लगा हुआ है उसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, पार्टिकुलर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है रिएक्शन एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। और ऐसा इसमें इसलिए लेते हैं कि एरो के जो टॉप होता है, यानी कि एरो जिस साइड्स में होता है वहीं प्रोडक्ट होता है, और एरो का जो टेल होता है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप कुछ ये इक्वेशन दिए गए हैं जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके और इसको बैलेंस करना है। और इसको मैं एक करके दिखाता हूँ और बाकी आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो चलिए पहला हम लोग करते हैं, और ये लाइव होता तो मैं पूछता कि कौन सा करें। अगर आपको पहला ही मैं करके छोड़ूंगा, बाकी आपके लिए, आपके बुक्स में भी है, आपके क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो आप करिएगा। नहीं आएगा तो हमको मैसेज जब कीजिएगा तो हम आपको करके दिखाएंगे। अब भी हम लोग इसको कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड्स ही करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी मेथड्स है, एल्जेब्रिक मेथड्स, जो कि आप जब अगर कमेंट्स करेंगे इसमें से कुछ नहीं बनेगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो बड़े इक्वेशंस लेकर। चलिए, ये जैसे है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स, ये लिख लिया Na, ठीक है, ब्लैक में ले लेते हैं, ये लिख लिया Na। रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 और प्रोडक्ट में 2, तो रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 2। दूसरा एटम है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में है 1। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, और इधर इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो इसको कई बार करना पड़ेगा। सबसे पहला हमने प्रोसेस लिया कि Na में 2 से मल्टीप्लाइड किया, वो किस साइड में है, वो है रिएक्टेंट में। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2Na प्लस O2 Na2O। ठीक है, पहली बार जब इस प्रोसेस को करेंगे तो आप देखेंगे कि अब कैसा हो गया, तो Na हो गया
रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में भी 2, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन्स अभी भी क्या है, यहाँ रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये कहाँ किया, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में सब साथ में है, ठीक है। तो सब जब साथ में है तो अब हमारा हो जाएगा Na 2Na प्लस O2 और ये मिल जाएगा 2Na2O। यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया कि अब प्रोडक्ट में Na जो हो गया वो 4 हो गया। तो इसका मतलब ये था कि ये हमें पहले करना था, इसीलिए हीट एंड प्रोडक्ट करते जाएंगे, बदलते जाएगा। नहीं भी किए कोई बात नहीं, अब यहाँ से तीसरा स्टेप ले लेंगे, यहाँ 2 न करके यहाँ एक ही बार 4 कर देंगे। तो अब जगह 4 यहाँ लिख देंगे तो ये देखिए क्या हो गया, 4 इधर भी हो गया Na और 4 इधर भी हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गए और 2 इधर भी O हो गया और 2 इधर भी O हो गया, ये दोनों भी बराबर हो गए। और ये आखिरी जो रहेगा वो क्या मिलेगा, वो आपका बैलेंस इक्वेशन मिलेगा 4Na प्लस O2 और ये मिल जाएगा 2Na2O। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। इस तरह से इसको बैलेंस करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम बताएंगे। पहले आप इसको प्रैक्टिस में कीजिए और इसमें से जो भी नहीं आ रहा है उसको हमें मैसेज में करिए या फिर कमेंट्स में बताइए, फिर हम उसको दोनों मेथड से करके दिखाएंगे। ये जो हीट एंड ट्रायल है ये लंबा प्रोसेस जाता है, कभी कभी 7-7 8-8 स्टेप में चला जाता है। लेकिन जो हम बताएंगे अलजेब्रिक मेथड वो बिल्कुल 7-8 लाइन नहीं जाएगा, वो एक बार में बनेगा। इक्वेशन कुछ बनेंगे, उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये वहाँ पुट कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ये दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है उसको हमें कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके बताइए, फिर हम आपको दोनों मेथड्स बताएंगे। तो चलिए ये पार्ट्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है और यहीं पे हम लोग वीडियो अभी रुकेंगे भी इस पार्ट्स के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे कि आप नए आए हैं तो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए वीडियो यहीं रुकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।